तुर्की 1949 में इसराइल को तस्लीम करने वाला पहला मुसलमान मुल्क था और दोनों मुल्कों ने आपस में सिफारती रिश्ते भी कायम रखे। फलस्तीन इशू की वजह से दोनों मुल्कों के रिश्तों में काफी उतार चढ़ाव भी रहा, लेकिन हालात उस वक्त बहुत ज्यादा खराब हो गए जब 2010 में फलस्तीन को भेजी गई इमदादी शिप पर इसराइली कमांडोज ने हमला कर दिया और 10 तुर्की शहरियों को हलाक कर दिया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार देना शुरू कर दिया और फलस्तीन के हक में सिफारती कोशिशों में तेजी आ गई। इसराइल पहले से ही खित्ते में तुर्की की बढ़ती हुई ताकत को देखकर अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रहा था, लेकिन प्रेसिडेंट एर्दोगान का फुल थ्रॉटल में एंटी इसराइली एक्टिविटीज में लग जाना और तुर्की को मजीद इस्लामी कर देना इसराइल को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। खैर, अब मसला इसराइल के लिए ये है कि ये डायरेक्टली तुर्की के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से कासिर है, क्योंकि तुर्की न सिर्फ रकबे के लिहाज से इसराइल से काफी बड़ा मुल्क है, बल्कि दिफाई एतबार से भी इसराइल से कई गुना ताकतवर है। लिहाजा इसराइल ने तुर्की के खिलाफ 2 इनडायरेक्ट किस्म के महाज खोल रखे हैं, जिसमें पहला है प्रॉक्सी वॉर, जहां डायरेक्ट कन्वेंशनल वॉर लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है, वहां पर प्रॉक्सी वॉर का सहारा लिया जाता है। प्रॉक्सी वॉर असल में वो ग्रुप लड़ते हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्टली किसी रेगुलर आर्मी से नहीं होता, बल्कि वो अपने खित्ते के आर्म्ड शहरी होते हैं जो किसी न किसी कॉज की खातिर एक मुल्क से लड़ रहे होते हैं। तुर्की में मुख्तलिफ तहजीबों और जुबानों से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं, जैसे कि तुर्कमन, कर्कासियन, कुर्द, अल्बानियन और जॉर्जियन। इनमें से कुर्द वो कौम है जो खित्ते के 4 बड़े ममालिक जैसे कि शाम, तुर्की, ईरान और इराक में बटी हुई है। कुर्दों में एक ऐसा ग्रुप भी मौजूद है जो PKK के नाम से जाना जाता है। ये ग्रुप इन तमाम मुल्कों को तोड़कर अपनी कुर्दिश रियासत कायम करना चाहता है। दहशतगर्दी के इस नेटवर्क को आम लोग नहीं बल्कि स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और इंटेलेक्चुअल्स भी लीड कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक कम्युनिस्ट या मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से है। PKK वैसे तो इन चारों ममालिक में मुस्तहकम है, लेकिन शाम और इराक में इसने बहुत ताकतवर नेटवर्क कायम कर रखा है, जो खाना जंगी की वजह से तबाही में मुब्तला हो गए थे। लेकिन तुर्की और ईरान खित्ते के मजबूत ममालिक हैं जिन्होंने PKK के नेटवर्क को खासा अच्छा नुकसान पहुंचाया है। अब इसराइल को यहाँ पर मौका नजर आ रहा है और सोर्सेज के मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस मोसाद PKK को न सिर्फ फंड करती है बल्कि तुर्की से लड़ने के लिए इन्हें ट्रेनिंग और असलहा भी फराहम करती है। इसराइल चाहता है कि खित्ते के 4 बड़े ममालिक टूट फूट का शिकार हो जाएं और इसके नतीजे में एक प्रो इसराइली रियासत वजूद में आ जाए। PKK ने 1984 से लेकर आज तक अपनी गोरिल्ला वॉर से हजारों शहरियों और फौजियों का कत्लेआम किया है। ये गोरिल्ला वॉर इतनी खतरनाक थी कि इसमें सुसाइड बॉम्बिंग तक का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया भर के कई ममालिक PKK को दहशतगर्द तंजीम करार दे चुके हैं, लेकिन PKK ने मोसाद की मदद से सीरिया और इराक में जबरदस्त नेटवर्क कायम कर रखा है, जो कि आए दिन तुर्की में होने वाली दहशतगर्दी की जड़ है। तुर्की ने कई मर्तबा शाम और इराक में घुसकर PKK को निशाना बनाया है, लेकिन वो इसे जड़ से उखाड़ने में नाकाम रहे। इसराइल अच्छी तरह जानता है कि वो PKK के जरिए तुर्कों की मजबूत रियासत को नहीं गिरा सकता, लिहाजा उसके लिए PKK को लेकर मकासद कुछ और ही हैं। एक ये कि वो तुर्कों का जितना चाहे उतना खून बहा सकें और तुर्क फौज का ध्यान मुख्तलिफ महाज पर बटा रहे, और दूसरा मकसद तुर्की की इकोनॉमी को मजीद नुकसान पहुंचाना है। इनका दूसरा तरीकेकार ये है कि ये डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाएं। अगरचे PKK को यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने दहशतगर्द तस्लीम कर रखा है, लेकिन PKK की पॉलिटिकल पार्टीज को यूरोप और अमेरिका में खुलकर प्रोटेस्ट करने की इजाजत दी गई है। कुर्दिश नेशनलिस्ट जो कि PKK से मुंसलिक हैं, वो यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और बरतानिया में तुर्क मुखालिफ सरगर्मियों में मसरूफे अमल नजर आते हैं। इन प्रोटेस्ट और रैलीज के जरिए इंटरनेशनल कम्युनिटी की नजरों में तुर्की की क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन किया जाता है और हत्ता कि इंटरनेशनल मीडिया भी काफी हद तक PKK को लेकर नर्म गोशा रखता है। तुर्की के खिलाफ मीडिया में प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा स्पेस दी जाती है। इस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन के पीछे इसराइल की बहुत मुनज़्ज़म लॉबी काम कर रही है, जो खुलकर रैलीज
और प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करती है। टर्किश रेस्पॉन्स। अब तुर्की इन चैलेंजेस से कैसे लिपट रहा है, ये समझना बहुत इंटरेस्टिंग है कि तुर्की इन चैलेंजेस से नबर्द आजमा हो रहा है। तुर्की को एक बहुत ही पॉपुलर और विजनरी लीडर लीड कर रहा है जो कि अवाम में बेहद मकबूल है। इसीलिए उसके उठाए हुए हर इकदाम के पीछे तुर्कों की हिमायत होती है। इससे रियासत को एक अजीब कॉन्फिडेंस मिलता है और नतीजतन तुर्की के दुश्मन चाहे तुर्की में हो या फिर दुनिया के किसी भी कोने में, वो उसे नहीं छोड़ सकते। अगरचे तुर्की एक सेकुलर और लिबरल रियासत है और इसके मीडिया को खुली आजादी है कि वो अपने मुल्क की गवर्नमेंट को खुलकर तनकीद का निशाना बनाएं, इस चीज की उनको इजाजत है, लेकिन कोई भी ऐसी बात जो कि रियासत मुखालिफ हो उसे कुचल दिया जाता है। आजादी राय के नाम पर मुल्क के खिलाफ किसी किस्म की बात को बर्दाश्त नहीं किया जाता और इसीलिए वहां का मीडिया अपनी अवाम और रियासत के बीच में दरार पैदा करता और ना ही बाहर की कुव्वतों को मौका देता है कि वो लोकल मीडिया के जरिए परसेप्शन मैनेजमेंट करे। इसीलिए तुर्की के लोग बहुत यूनाइटेड और नेशनलिस्ट हैं। चाहे आपका ताल्लुक किसी भी जुमात से हो, आप लिबरल हो या रिलीजियस, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, आप तुर्की के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके बरअक्स तुर्की ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री खुलकर ऐसा कंटेंट बनाते हैं जिससे तुर्कों को अपने वतन और अपनी सकाफत पर हमेशा से ही फख्र रहता है। एक फैक्टर ये भी है, जहां तुर्कों के दुश्मन हैं वहां इसके बहुत सारे लॉयल दोस्त भी हैं। दोस्तों के लिस्ट में सरे फहरिस्त पाकिस्तान का नाम आता है, जहां सिर्फ रियासत ही नहीं बल्कि अवाम भी तुर्की के लिए जबरदस्त जज्बात रखते हैं। पाकिस्तान के अलावा अजरबैजान, ईरान, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, हत्ता कि रूस का नाम भी उन तमाम दोस्तों में आता है जो तुर्की के साथ हर मुश्किल में खड़े नजर आते हैं। दोस्तों, आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप कोई ओपिनियन देना चाहें तो काइंडली कमेंट कीजिएगा। मेरा नाम फहद कहूट है। अगली वीडियो तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।